बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सुबह सवेरे आई होप कि अच्छा सा स्टार्ट हो गया होगा दिन का। और अब तो हमेशा ही वैसे होता है हमजा कि हम ये साथ दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ये दिन आफियत का, खैरियत का, अमन का, सुकून का, सलामती का हो। तो आप सब के लिए भी यही सब विश। बिल्कुल ऐसे ही। और आज हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में एक चीज़ की बहुत अहमियत है और आप सोते हुए भी ये कर रहे होते, लेकिन जब आप उठें, बाहर निकलें तो सांस अच्छे तरीके से लीजिए, ब्रीथ अच्छे तरीके से कीजिए। वैसे यहाँ पे हाँ, ये हमजा ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये आजकल लाहौर में ना कीजिएगा। अगर सुबह आप आ रहे हो तो ये 7:30 बजे तक भी ना अजीब फॉगी सी सूरत हाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे आप पता नहीं कितनी अर्ली जो है वो निकल रहे हैं। ये स्मोक की वजह से, स्मोक की वजह से सूरत हाल जो है। तो मास्क ज़रूर पहने, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, वैसे भी। लेकिन जो हमजा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे कि हमजा, हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा एक चीज़ जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती वो है सांस लेना। जब तक और आपको पता है आजकल जो सूरत हाल है, हमारी पर्सनल टेंशन्स भी और अदरवाइज़ भी, जब हम मीडिया या सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो उस वक्त ना एक टाइम होता है जब आपको कल मेरे जहन में आया क्या? मुझे लगा कि हम कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहे हैं। तो फिर एक रुक जाइए एंड ब्रीथ, सुकून करें, इनहेल एंड एक्सहेल। कैसे बना हमजा, कैसे कर रहे थे? इस तरीके मैंने ना ये सीखा। एक ना योगा मास्टर थे, तो वो आए थे हमारे पास ना, तो उनसे मैंने पूछा। वो कहते कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोग सही तरीके से सांस ही नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि सांस कैसे लेना। उनका कि जब बच्चा सो रहा होता है, आप कभी बच्चे को देखें ना, तो उसकी बेली जिस तरीके से हिल रही होती है, वो सांस असल सांस है कि आपको प्रॉपर आपका सांस जो है इनहेल आप कर रहे होते हैं। तो उसके भाई को टिप तो देना फिर कि कैसे लेनी। अब सिर्फ ये नहीं, ये मुझे उन्होंने यही सिखाया, मैं अब यही बता सकता हूँ। इसका सही तरीका ये कि आप पेट पे हाथ रखें, और पेट पे जब आप हाथ रखेंगे ना अपना यूं, और उसके बाद जब आप सांस लंबा लेंगे तो आपको अपना पेट पीछे जाता हुआ फील हो, जितना मैक्सिमम पीछे जा सकता है। और फिर जब आप एक्सहेल करें तो वो आपको फूलता हुआ और आगे आता हुआ महसूस हो, जितना मैक्सिमम आ सकता है। सो ये एक होता है सीने से सांस लेना, शैलो ब्रीदिंग कहते हैं इसे। जब आप पेट तक सांस लेते हैं ना, और जब आप उसे इनहेल करते हैं तो आपको लगे सर तक आप सांस ले रहे हैं। ये मैं उसकी मतलब आपको इंटेंसिटी बता रही हूँ। तो इसका मतलब होगा कि अब आपने वो मुनासिब तरीके से सांस लिया है। और वैसे फराद, दूसरों को भी सांस लेने दें, दूसरों के मामलात में भी इतनी टांग ना अड़ाया करें, उनको भी सांस लेने दें। वो मिसरा था ना, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, तो जो है ना, आग की इस कारगाह शीशा करेगा। क्या बात, वाह वाह, खूबसूरत। तो टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। बिल्कुल। सिंध पुलिस का छुट्टियां 10 दिन मौखर करने का ऐलान। गुजरांवाला जलसे के खिलाफ 4 मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज। हुकूमत मुखालिफ 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे और सियासी हलचल में इजाफा। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इक़दाम। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2010 में तरमीम का फैसला। ज़्यादती के मुल्ज़िम को फांसी देते वक्त वीडियो बनाई जाएगी। मुजरिमों को 50 साल तक कैद में रखने की तजवीज़। कामरान अकमल बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड न मिलने पर मायूस। नेशनल T20 कप में अवार्ड न मिलने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को एहतजाजी खत भी लिख दिया। तो जी बिल्कुल, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। ये सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है। कल जो पूरी एक डेवलपमेंट हुई थी ना, उसके बाद ये मामला, अब पहले सीएम सिंध ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लग रहा था कि वो कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आ गए हैं। फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि जो पुलिस थी, तकरीबन 88 अफसरान थे हमारा, जिन्होंने दरखास्तें दे दी कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं और 60 रोज की छुट्टी। क्या साबित हुआ? इससे हमें, वो जो हम बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, इत्तेफाक में बरकत है, कि अगर इकट्ठे हो जाएं तो चूंटियां जो हैं वो भी शेर की खाल खींच सकती हैं। मुहावरे सुने हुए थे, लेकिन हमने देखा कि सिंध पुलिस ने जब ये एहसास किया, उन्हें ये लगा कि हमारे जो वज़ीर आला हैं, असल में मसला वहाँ से ख़राब हुआ कि वो ये वाक़या तो हो चुका था सिंध पुलिस के साथ, जो भी दबाव, और उसके ऊपर बहुत सारी बहस चलती रही कि दबाव था या नहीं था। अभी तक कोई मुबहम ही है सारी बात इस बारे में, क्योंकि वज़ीर आला ने भी कल जो है ना हर बात की सिवाय इस बात के, और उसके बाद यही गिला था सिंध पुलिस को भी उनसे। वज़ीर आला सिंध ने अपनी तमाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जिक्र किया
तो उनके जो ग्रीवियंसेस हैं या उनके जो मसाइल हैं या उनकी जो शिकायतें हैं या उन्होंने जो झेला है उसका नहीं जिक्र किया और उसके बारे में नहीं कोई आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उनका एक रिएक्शन सामने आया और उस रिएक्शन में बिलावल भुट्टो को भी फौरी तौर पे बात करना शुरू हो गई। तो इत्तेफाक की जो इत्तेहाद की जो बरकत है ना, वो एक उसका तो अमली नमूना हमने देखा। अच्छा, पीपल्स पार्टी कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही है कि जब वज़ीर आला से क्वेश्चन भी किए गए ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों ने सवाल करना शुरू किए तो अचानक आवाज़ ही चली गई और फिर कोई जवाब भी सामने नहीं आया था, जिसके बाद लगता है कि थोड़ा सा मामला ख़राब हुआ। और फिर बिलावल पहुँचे भी थे सॉलिडेरिटी के लिए, उन्होंने ट्वीट भी की थी कि जी कि मैं अफसरान से मिला हूँ। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये इनफैक्ट इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी ही तो क्लियर है, कंफ्यूज तो बाकी सब है कि क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या करना है। पीपल्स पार्टी जो है, अब देखिए गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और होने हैं और सब पार्टीज़ वहाँ पर जो है अपने अपने लॉन्च कर चुकी हैं जो भी उनके उम्मीदवार हैं, मगर कैंपेन की तरफ ध्यान नहीं है अभी किसी का। कैंपेन की तरफ अगर कोई फोकस्ड है तो बिलावल भुट्टो है। यानी इस तमाम सियासी एहतजाज में, इन तमाम जलसे जुलूसों में, खिताब करने ना करने के मामलात में हर चीज़ इबाम में है जो कि पीडीएम के हवाले से है। क्लैरिटी है तो यहाँ पे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में वहाँ पे कैंपेन करनी है, वहाँ जाना है और उसको हमने जो है देखना। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो क्या हैं और कैसे हैं, और ये क्लैरिटी। और इसीलिए कोयटा जलसे की भी बातें हो रही थी जिस पे बिलावल ने रिस्पॉन्ड भी किया था। बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान लेते हैं। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शैला साहिबा, इंक्वायरी की बात की गई है, वज़ीर आला सिंध ने भी इंक्वायरी की बात की, फिर बिलावल भुट्टो साहब आए, उन्होंने भी इंक्वायरी की बात की है। तो क्या जो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करने जा रही है, क्या मामला सद खाने की नज़र हो जाएगा? और एक मफरूर शख्स ने FIR कटवाई, जिस तरह मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आपकी पुलिस ने उस वक्त रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई? वो जमानत लेके जो है आज़ाद फिर रहा है। कोई आर नहीं होना चाहिए कि फेडरल हुकूमत ने सिंध पे ख़ुद को हमला किया। और उमर याकूब जो हैं उन्होंने कहा है कि इस FIR के लिए हम पे बहुत दबाव था, तो पुलिस की बहुत बेइज्जती हुई है, हम यहाँ पे खुले तरीके से काम नहीं कर सकते। हम पे जिस तरह से पुलिस के काम में बेजा बदाखलत हुई है, ये एडिशनल IG ने कहा है। और दिल बर्दाश्ता हुए हैं सारे कि हमारे IG वगैरह को जो है इस तरह किया जा सकता है, तो DIGs भी काम करने को तैयार नहीं है। तो जब इस तरह से सूबाई मामलात में इंतकाम की आग में जले हुए PM के ये इक़दामात होंगे तो यही होगा। अब आप सोचें कि एक ऐसे वक्त में जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है और दूसरी तरफ हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे भी, ऐसे में आपने सिंध के ऊपर से अपनी इंतकाम की आग में झुलस रहे थे आप, तो आपने 3 दिन FIR तैयार की और फिर जिस तरह से दबाव की बात हो रही है, मैं नहीं कर रही, अब तो एडिशनल IG वगैरह कर रहे हैं कि 2 महीने की छुट्टी हम लेंगे, इन हालात में हम काम नहीं कर सकते। तो मैं ऐसी हुकूमत को, ऐसी फेडरल हुकूमत को क्या कहूँ? इसके लिए फिर यही है ना कि जब आप हुक्मरान बन जाते हैं और उसके बाद भी अगर आप इंतकाम की आग में जलते रहते हैं तो फिर ना सिर्फ आप मुल्क को बल्कि जब तक खुद न जल जाएं अपने आप, उस वक्त तक खाकसर करते रहते हैं इंतकाम की आग में। जो गिला था वो तो पुलिस को, सिंध पुलिस को सूबाई हुकूमत से भी था ना। जो रिएक्शन सामने आया है वो उस वाक़े के बाद नहीं आया, वो मुराद अली शाह साहब की वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका रिएक्शन सामने आया, जब सूबाई हुकूमत ने भी उनमें भी उन्होंने देखा कि हमारी सुनवाई नहीं है या हमारी पुष्पनाही नहीं है या हमारे जो मामलात हैं उनके ऊपर वो जो एक क्लियर स्टैंस नहीं था, पैट्रनेज नहीं है आपकी। तो ये मामलात के बारे में भी बताइएगा। और दूसरा बताइएगा कि अगर उन पे दबाव था तो सिंध हुकूमत ने क्या किया उस दबाव के लिए, और उन्होंने वहाँ पे सिंध पुलिस जो है उसको कैसे सपोर्ट किया या नहीं किया। और अगर उस वक्त दबाव था तो जमानत के वक्त भी दबाव था कि आपका जो प्रोसिक्यूटर पेश हो रहा है वो भी जमानत की मुखालफत कर रहा है, वो दबाव किस पे था? सिंध हुकूमत पे था या प्रोसिक्यूटर पे डायरेक्टली था? तो ये मामलात जो हैं ये सिंध हुकूमत इसमें क्यों कंफ्यूज है, तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है? अच्छा देखिए, बात यह है कि अगर IG जो है और एडिशनल IG और DIGs जो है वो खुद ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, उमर याकूब साहब कह रहे हैं स्पेशल ब्रांच के IG कि इस दबाव में हम काम नहीं करते, ये बेजा मुजाखलत हुई है। सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि हमारे ऑफिसर्स के साथ ये हुआ। तो पुलिस का मौक़िफ़ है। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में पुलिस का जो मौक़िफ़ था उसको बताया। कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। कल से मुझे जितने शेर है ना वो सारे पीपल्स पार्टी को देख के याद आ रहे हैं।
कई गाने याद आ रहे हैं, लेकिन कई सिचुएशंस पे जो है ना, लेकिन लेट्स होप के चीज़ें जो हैं वो नून लीग बेहतर का मौक़िफ़ ले लेते हैं। सायरा अफजल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा साहबा अस्सलाम वालेकुम। सायरा साहबा, बिलावल भुट्टो साहब ने कल वाज़े कर दिया कि आईजी जो थे उन पर प्रेशर था और नून लीग भी यही बात कर रही थी और नून लीग पहले से कह रही है कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए। तो क्या जिस निज़ाम में हुकूमत आपकी है और आपका कंट्रोल नहीं है, आप उनको मशवरा दे रहे हैं कि ऐसे निज़ाम में रहने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं? मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ कल हुआ वो उस बयाने पे एक मोहर सब्त करता है जो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि स्टेट अबव द स्टेट। अब आप गौर करें कि आईजी जो है किसी भी सूबे का, वो पुलिस जो कि सिक्योरिटी के लिए है, जो कि लोगों के दिफा के लिए है, उसका एक सिंबल है। और आईजी का जो घर है ना, वो आम घरों की तरह नहीं होता, वहाँ पे जाना कोई आसान काम नहीं है। और जिस तरीके से उनको उठाया गया, वो जो उठाने वाले थे वो कितने ताकतवर थे, उनकी बड़ी इंसल्ट की गई और उनकी बड़ी ह्यूमिलेशन हुई और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स ने महसूस किया। और जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि बिलावल के साथ ये हुआ, ये हम सब के साथ होता है, ये हर इदारे के साथ होता है, ये सियासतदानों के साथ होता है, ये ब्यूरोक्रेसी के साथ होता है, ये जर्नलिस्ट के साथ होता है, ये पुलिस वालों के साथ होता है। कोई है इस मुल्क में जो रह गया हो? सो इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम जो ताकत का तवाज़ुन है ना, हम उसको बेहतर करें। और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि बिलावल ने आके खुल के ये बताया है। और जब तक आप खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ते, कोई नहीं लड़ता। अगर पुलिस वाले इस तरह इस्तीफ़े ना देते, मतलब मैं तो उनको सलाम पेश करती हूँ। वो मुकदमा जो तो कैप्टन सफ्तर पे बनाया गया, उसकी नौइयत क्या थी, वो कौन मुद्दई था, वो किसके कहने पे हुआ, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वाक़ये ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है साहब, सिंध पुलिस ने तो महसूस किया, आपने भी महसूस किया। जब ये सारा वाक़या हुआ तो बिलावल भुट्टो ने फ़ोन करके जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा से बात की। मरीम नवाज़ साहिबा मुसलसल ये कह रही हैं और शुक्रिया अदा करी हैं बिलावल भुट्टो का, लेकिन उनकी तरफ से एक इबाम की सूरत हाल है। वो कोयटा जलसे पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, क्या वो वाया वीडियो लिंक खिताब भी करेंगे या नहीं करेंगे, डॉट क्लियरेंस है आपको इस बात पे? मुकदमात तो आपके खिलाफ बन रहे हैं, गुजरांवाला में जो है मतलब जान से मार देने के मामला समेत हर एक चीज़ समेत, शादरा में आपके खिलाफ मुसलसल मुकदमात जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन है आपके ख्याल में? आपको लग रहा है कि जिस पेस पे आप हैं या जिस बयानिए पे आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम उसी पे आपके साथ चलने के लिए तैयार है, हम कदम है, हम रुकाब है? देखिए, मैं हैरान हूँ कि पिछले 2 दिन से, बल्कि जिस दिन की पीडीएम बनी है, इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि जी ये नहीं रहेगी, ये टूट जाएगी। कभी किसी पार्टी का जिक्र किया जाता है, वो चली जाएगी, कभी किसी पार्टी का। कल जो वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और चैनल्स पे हर जगह मैं ये सुन रही हूँ कि जी पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट खेल रही है। अगर पीडीएम ने टूटना होता ना तो अब तक टूट चुकी होती, लेकिन जिस तरीके से इस सारे कैप्टन सफ्तर वाले एपिसोड पे आपने देखा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब मरियम नवाज़ के साथ बैठे थे, उन्होंने अपने खुल के अपनी राय का इजहार किया। मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा हम शर्मिंदा हैं इस वाक़ये पे, और ये वाक़या करवाना भी सिंध में और कराची में, इसका मकसद यही था कि सारा शक उन पे जाए। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात भी ऊपर है, और जब आप ये समझते हैं कि आप ताकतवर हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कोई डंडा नहीं मारते, वो मत मारते हैं। सो ये जो कुछ हुआ, ये आप देखें कि किस तरीके से सारी चीज़ें सामने आई। सो मुझे लगता है कि पीडीएम इंशाल्लाह ऐसे ही मजबूत रहेगी और बिलावल भुट्टो जाएंगे। वो ना गए तो वो वीडियो लिंक पे ये बात करेंगे, और मेरा ख्याल है कि किसी के लीडर के किसी एक जलसे में जो गैर मौजूदगी है वो इस बात का सबूत नहीं देती कि पीडीएम जो है उसका शराजा बिखर जाएगा। सारा साहब बहुत शुक्रिया। वैसे इस वक्त नून लीग जो है भरपूर कोशिश कर रही है कि इस इत्तेफाक को बरकरार रखा जाए, नवाज शरीफ का जुड़े रहें, और ये सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है इस वक्त नून लीग के एंड पर ही दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ का वीडियो लिंक खिताब भी नहीं,
और जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब के हुक्म के बाद वो नहीं दिखाया गया, वो नहीं चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो ने तो दबाव को या किसी भी इस तरह की बात को मानने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए मेरा ख्याल है बिलावल के साथ तो हम आहंगी ठीक है, लेकिन क्या जरदारी साहब भी ऑन पेज हैं इन तमाम मुतालबात पे, ये एक अहम चीज़ होगी। लेकिन जरदारी साहब की जो खामोशी होती है ना, वो कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक होती है। उनके बारे में मशहूर है, उनके बारे में मशहूर है, एक जरदारी सब पे भारी। तो अभी जो है ना, पुलिस काफ़ी जो थी फराकल नज़र आया कि वो काफ़ी डीमोरलाइज थे, और होना भी चाहिए था ऐसे वाक़े के बाद कि जब आपका सीएम आ रहा है और वो भी कोई बात नहीं कर रहा है उसके हवाले से। आई थिंक कि वो डीमोरलाइज नहीं थे, आई थिंक कि वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड थे। हमजा, डीमोरलाइज आदमी स्टेप नहीं लेता, स्टेप हमेशा वो आदमी लेता है जो बड़ा कायम होता है, मजबूत होता है अपनी बात पे। जी मैं सुन रही थी कल कि डीमोरलाइज हैं, डीमोरलाइज आदमी नहीं स्टेप लेता, स्टेप बहादुर आदमी लेता है। कूदता खड़ा हमेशा वो होता है जिसमें हौसला होता है, हिम्मत होती है। सो यही बात हम पूछ लेते हैं साबिक डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम वाहिदी साहब। सलीम वाहिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया सर। ये जो पूरी एपिसोड हुई है सिंध के अंदर और जो पुलिस अफसरान हैं वो खासे नाराज़ हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो तौहीन हुई उस पर तो वो खफा हैं ही, जो वज़ीर आला सिंध ने आके स्टैंस नहीं लिया, क्या उस पर भी उनकी दिल आज़ारी हुई? देखिए, मुझे सवाल ज़रा मुश्किल है आपका। मेरा वास्ता इसी महकमे से मोहब्बत है मुझे, इसी महकमे की इज़्ज़त है मुझे, और जितने अफसरान हैं उनकी बड़ी इज़्ज़त है। सवाल ये है कि एक ज़रा थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, कोई जुर्म हुआ, उधर उसका कानून है, उसकी 10 साल अंदाजी जो लेगा वो SHO मजाज रखता है। ओवर द ईयर्स आपने मुश्किल कर दिया है, कानून को चलाने की मुश्किल कर दिया आपने, पुलिस को कमज़ोर कर दिया है। तो कभी कभी कोई इंसिडेंट होते हैं, और ऐसे मौके पे जब मुझे तो पता नहीं है, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना मुझे किसी के बारे में किसी ने कुछ कहा है, मगर इतना मुझे जानता हूँ कि अगर एक जनरल जिसकी 1,40,000 उसकी आदमी हैं और अफसर हैं, और उसके साथ अगर कोई वाक़या होता है तो उसने, आईजी ने तो बिल्कुल कानूनी तौर पे उसने सही चीज़ की। उसकी अगर उसको तकलीफ़ पहुंची, उसने कहा जी ठीक है, मेरे बस का नहीं है ये काम करना, मुझे छुट्टी दे दें आप। और अगर उसके हामी जो हैं बाकी अफसर, आईजी की बात करें जी, मैं इंस्पेक्टर जनरल की कर रहा हूँ, और जो बाकी अफसर हैं जिन्होंने देखा कि जी बड़ा मुश्किल है इस ऐसी सूरत हाल में, तो उन्होंने भी छुट्टी की दरख्वास्त दी। ना उन्होंने कोई बयानबाजी की, ना उन्होंने किसी से कुछ कहा, मगर उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी, जो उनका हक है। और बाकी हुकूमत का काम है कि जी उनको छुट्टी देते हैं, नहीं देते हैं। नहीं दी उन्होंने छुट्टी, बल्कि अब तो बातचीत तय भी हो गई। उसके बाद सिंध पुलिस का मौक़िफ़ भी आ गया कि वो मौखर कर रहे हैं 10 दिन के लिए अपनी छुट्टियाँ। आईजी साहब से आर्मी चीफ की जो है बातचीत भी हुई, वज़ीर आला सिंध भी गए, मुलाकात भी हुई। यही लोग सवाल कर रहे हैं कि छुट्टियों का ऐलान करना, रेजिग्नेशन पुट करना भी एक एहतजाज होता है जो बड़ा लाउड होता है, लेकिन क्या छुट्टियां सिर्फ इसीलिए ऐलान किया गया था कि किसी बातचीत का, फ़ाहम व तफ़हीम का मामला जो है वो खुला रहे? सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस जो है वो यही चाह रही थी कि सब लोग उनसे बात करें और उनकी शराइत जो है वो मान ली जाए कि इस मामले को देखा जाए और उनके ऊपर आइंदा इस तरह का दबाव ना आए। नहीं, मेरी नज़र में सिंध पुलिस की कोई शराइत है ही नहीं। क्या उनकी शराइत है? उनको कानून के जो है उसके तो उस पर चलना है उन्होंने, और उनकी क्या शराइत हो सकती हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंध पुलिस या दूसरी पुलिसों को भी बहुत सारी तरीके से मुश्किल में और उसको लोअर डाउन किया गया है। आपको याद होगा 15-20 साल की बात है, या शायद नहीं याद हो, कि कोई वाक़या हुआ था तो कराची से लेके लाड़काने तक हर DIG, SP, SHO सारे सस्पेंड हो गए थे। अब सवाल ये, अगर अभी भी कोई छुट्टी पे जाना चाहता है और किसी को लगा दें, कोई कुछ में प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं हुई है, और अगर उनके सपोर्ट में IG साहब के जो एक्शन लिया है, उनके सपोर्ट में दूसरे अफसर कहते हैं कि जी हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है इस तरीके से काम करने ऐसे माहौल में, तो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं, आप किसी और को ले आएँ जो बेहतर चला लेगा। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जिन लोगों ने जो है छुट्टी पुटअप की,
ये मेरा ख्याल है कि मुल्क की तारीख में ये एक बड़ा वाक़या है कि इतनी बड़ी तादाद में एक यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो छुट्टी पे जा रही है, तो ये बड़ा ज़ुमानी था। लेकिन सर अब क्या ये 10 दिन के लिए जो छुट्टी मौखर की गई, अब सारे मामला मतलब जो भी रंजिशें थी या जो उनके इश्यूज थे, मामला थे, वो रिजॉल्व हो गए हैं, मामला ख़त्म हो गए हैं, इस मामले को आप ऐसे समझा जाए? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 10 दिन की छुट्टी को डिले कर दिया या डिफ़र कर दिया, इसके क्या माने हैं। मेरे नज़र में तो बिल्कुल बेमानी चीज़ है ये। अगर मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जो आईजी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी का गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू करे, उनको क्या ज़रूरत है। वो कानून है, अगर कानून शिकनी हुई है उसके ख़िलाफ़ जो SHO है इलाके का उसने एक्शन लेना है। मगर क्योंकि कमज़ोर इतनी हो चुकी है पुलिस, बार बार एक्सपीरियंस है, तो वो थोड़ा घबराती है। वो पूछती है कि भाई ये हमारे पास कंप्लेंट आई है, इसको आगे कैसे चलाएं। ठीक है, उनको उसूलन तौर पे तो SHO को फ़ौरन दाखिल करके कार्रवाई करना शुरू की है, और कार्रवाई में भी ये लिखा नहीं है कि जी वो फ़ौरन उसी वक्त 2 मिनट में गिरफ्तारी डाल देंगे। उन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया, तो गिरफ्तारी से पहले तो उनकी ज़मानत हो चुकी है, तो हासिल क्या हुआ इस गिरफ्तारी से, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक, तो अगर पुलिस, थैंक यू सो मच, अगर पुलिस ने जी ठीक है, DIG साहब हमारे थे, साबिक DIG सलीम वाहिदी साहब, और उन्होंने पुलिस की कमज़ोरी की भी बात की है वैसे इसके अंदर की, क्योंकि पुलिस मुख्तलिफ मवाक़ों पर इतनी कमज़ोर हो गई होती है कि वो कुछ स्टेप लेते हुए भी कमज़ोर कर दिया गया है ना। एक यूनिफॉर्म पुलिस है, उसमें सियासी मुदाखलतें, उसमें मुसलसल इंटरवेंशंस, और यही तो उनका भी कहना है। जिस दबाव की बात की जा रही है, जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की सिवाय मीडिया के, और ऐसा लग रहा है कि सारा दबाव जो है वो मीडिया पर ही था। जिन पर दबाव है उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि क्या दबाव कैसे, लेकिन वो अपने अंदाज से उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से भी कोयटा जलसे की खुसूसी तौर पर उनसे बात करेंगे। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक तो कंफर्म कर दीजिएगा सर कि क्या कोई कंफर्म इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो जलसे में नहीं आ रहे, और उनके खिताब के बारे में कंफर्मेशन है कि खिताब करेंगे या नहीं करेंगे। पिछले जलसे में मियाँ साहब जो हैं उन्होंने भी तकरीर नहीं की। कुछ लोग PDM को इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ हैं उसका साथ नहीं दे रहे, तो क्या कोई दरार तोड़ फोड़ की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं? नहीं, जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक़ है तो मेरे भाई ये जो हमारी मूवमेंट है PDM, ये 11 जमातों का इत्तेहाद है, 11 लीडरों का नहीं है। इसलिए अगर किसी जमात के हवाले से कोई जमात अपनी नुमाइंदगी खुद करती है, या जिस तरह आपने फरमाया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं की कराची में अपनी नुमाइंदगी, लेकिन उनके बेटे नहीं की और उनकी जमात मौजूद थी। इस तरह बिलावल भुट्टो साहब अगर गिलगित और दीगर अपने मसरूफियात के हवाले से नहीं आ रहे हैं, तो यकीनन पीपल्स पार्टी और उनकी क़ियादत मौजूद है और वो भरपूर अंदाज में उसकी नुमाइंदगी करेंगे। ये कोई इस बात की निशानदेही नहीं है। बाकी जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, 11 जमातें जो हैं इस वक्त PDM के, वो अपने उस APC और उसके फ़ैसलों के हवाले से पाबंद है, जो 3 निकाती फ़ैसले हैं, जिसमें आइन की बालादस्ती, हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रहे और सरनौ इंतखाबात हैं। उसके अलावा जो कुछ बातें की जाती हैं यकीनन वो हर पार्टी कर सकती है, लेकिन तमाम तर ज़िम्मेदारी उन 3 चीज़ों की होगी जो PDM ने अपने फ़ैसले किए हैं। उन नुकात पे ही इत्तेहाद हुआ है और उन नुकात के हवाले से ही प्रोग्राम किए जा रहे हैं और प्रोग्राम आगे बढ़। हुसैन अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। वो ये कह रहे हैं कि हर पार्टीज़ वहाँ पर मौजूद होंगी, कोई ना कोई शख्स जो है नुमाइंदगी करेगा, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, राजा परवेज़ अशरफ का नाम सामने आता है। लेकिन फ़रा यहाँ पर सवाल ये है, इन सब पार्टीज़ ने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ना है जो वहाँ पे जा रही है, इन सब लीडर्स ने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन बिलावल जो है वो जा रहे हैं, ये ज़्यादा ईगर हैं उसके बारे में। वही ना प्रायोरिटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। वो कह ज़रूर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब करें, भले वो सियालकोट के एयरपोर्ट पे पहुंचकर वहाँ से ही खिताब करें, लेकिन वो करेंगे ज़रूर। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में देखना है। लेकिन इतनी गिरफ्तारियाँ और मुकदमात जो है मुसलसल बनाए जा रहे हैं कि एक ज़माना था जब जलसा होता था ना, तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें कहा करती थी इतनी कुर्सियाँ खाली हैं, ये टोटल इतने बंदे हैं, और वो आगे से जवाब आता था कि आंखें खोल के देखें ये जलसे जो हैं ये कैसे हैं। और अब वो रिवर्स हो गया सारा मामला।
अब वो कह रहे होते हैं कि देखिए कि जलसा जो है वो क्या है, और वो कह रहे थे नहीं तो जलसी है, इसमें तो कुर्सियाँ खाली थी, ये देखिए ये बंदे गिने हुए हैं, ये इतने बंदे हैं। सो वो तारीख अपनी कितनी जल्दी अपने आप को दोहराती है। बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई का 30 अक्टूबर का जलसा मुझे याद है जिसमें एक शख्स ने प्ले कार्ड उठा रखा था, परवेज़ रशीद, कितने आदमी थे, तो वो वाली बातें अब भी हो रही है। खैर, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली। फ़ारूक हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक हबीब साहब ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों हीरो बनाया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं, हीरो अपोजिशन बनती जा रही है, वो कह रहे हैं हम तो डरते नहीं है गिरफ्तारियों से। इन्होंने कहा था ना कि ये गैर रिवायती सियासत करेंगे, तो ये मुकदमात बनाना और सियासी गिरफ्तारियाँ करना, ये तो वही तरीका है जो कि हमेशा से राइट रहा है। देखिए, बात यह है हीरो बनाने की क्या बात है, अपोजिशन के ऊपर मुकदमात का। मुझे आप बताएं, जो वाकया मज़ार कायद के ऊपर हुआ है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि PMLN की लीडरशिप, खास तौर के ऊपर जो है वो मरियम सफदर अवान साहबा जो हैं, वो इस वाक़े के ऊपर जो है वो पूरी कौम से माफ़ी मांगेंगी कि उन्होंने बानिए कौम के, बानिए पाकिस्तान के मज़ार के ऊपर जाकर जिस किस्म की वहाँ पर हुल्लड़बाजी हुई है, नारेबाजी हुई है, और वो नारेबाजी कोई और नहीं कर रहा था, कोई आम कारकुन नहीं कर रहा था, बल्कि उनके अपने शौहर जो है वो कैप्टन सफदर अमान साहब जो है वो खुद हाथ उठा के वहां पर नारे लगवा रहे थे। ये नहीं हो सकता कि आप उनके मज़ार की जाकर वहां पर उनकी कब्र के ऊपर खड़े होके उस मज़ार की जो है जो वहां का एक डेकोरम है उसकी आप खिलाफ वर्जी करें। ये तो एक ऑर्डिनेंस है, और मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, और आज ये हमें FIR ना बताएं, ये तो हमें धरने के ऊपर हम मौजूद थे, तो धरने में मौजूद हमारे ऊपर 780A की FIR दर्ज कर दी जाती थी। फैसलाबाद में मेरे ऊपर जो है वो 780A की दहशतगर्दी के इन्होंने 3-4 मुकदमात जो है उन्होंने दर्ज करवाए। तो ये आज से जो है वो FIR की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानून हरकत के ऊपर आएगा, उसके ऊपर। ठीक है जी, ठीक है। फ़ारूक हबीब साहब वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो जितनी भी मजम्मत की जाए ना फराह इस मामले की, कि वहाँ पर हुल्लड़बाजी चाहे कोई भी पार्टी करे, माजी की कुछ चीज़ें भी सामने आ रही थी, नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। ऐसे मकामात को जो है अपने सियासी नारों से कम पाक रखना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रेक के लिए हमने रुकना है और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।